अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और दिलचस्प भी और ख़तरनाक भी, जो भी आप कह लें, क्योंकि हमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मामलात में स्मूथनेस आने के बजाय या कोई हम ये देखें कि ठहराव आए या तहम्मुल आए या कोई बात ऐसा लगे कि किसी तरफ लग रही है, बल्कि उसमें शदीद बिगाड़ नज़र आ रहा है और लग रहा है कि मज़ीद तसादुम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ शख्सियात जिस तरीके से आमने सामने खड़े हैं, ये मुल्क के लिए कोई अच्छे इशारे नहीं हैं, कोई अच्छी अलामात नहीं हैं। तो बहरहाल आज कुछ ख़बरें आपके साथ पहले अपडेट्स शेयर कर लेते हैं जनाब। एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर, ऐसे लग रहा है कि दुनिया की सबसे अहम तरीन ख़बर जो है वो आज टीवी चैनल्स को मिल गई है और अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो ख़बर ये है कि एक पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से राब्ते रखे हुए थे, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक ख़बर क्या हो सकती है, इससे बड़ा क्या इंकशाफ हो सकता है कि रऊफ़ हसन के बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों से राब्ते थे। है ना हैरत अंगेज़ इंकशाफ। तो इसके ऊपर थोड़ी तफसीलात आप तक फराहम करते हैं। फिर जी साबिक IG जेल खाना जात सलीम बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम लापता कर दिए गए। मैं डेलिबरेटली ये लफ्ज़ लापता इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी तक उन्हें कहीं पेश नहीं किया गया अदालत में। मुख्तलिफ ज़राए के तवस्सुत से ये ख़बरें आ रही हैं कि जी उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्होंने बेसिकली इमरान खान साहब की बड़ी सहूलत कारी की थी, इस वजह से उन्हें पकड़ लिया गया और बड़े नेटवर्क का इंकशाफ हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ये सब दुरुस्त भी है तो बहरहाल उन्हें किसी अदालत में ही पेश करके आप रिमांड ले सकते हैं, मज़ीद तफ्तीश कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से खिलाफ कानून जाकर इमरान खान साहब की सहूलत कारियाँ की हैं, तो वो सामने आनी चाहिए। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अब 2-3 दिन का वक्त गुजर चुका है, उन्हें किसी जगह पर भी प्रोड्यूस नहीं किया गया है और अब उनकी फैमिली ने बाकायदा बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू भी कर लिया। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। बज़ाहिर PTI की एक और नशिस्त ऐसा लग रहा है कि PMLN की झोली में गिरने जा रही है और अब क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इंटरनेट के इशू के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं, क्योंकि अब जो नौजवान हैं या जो IT से मुतल्लिका अफराद हैं, वाबस्ता अफराद हैं, वो भी अब बरसरे आम शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल बैठ गया है। और अब हामिद मीर साहब इस सिलसिले में क्या कदम उठाने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जो आज सबसे ज़्यादा बड़ी ख़बर की तरह मुख्तलिफ TV चैनल्स पर ब्लिंक कर रही थी। ख़बर वो थी कि रऊफ़ हसन के बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों से ताल्लुक़ात हैं और ख़ास तौर पर इनमें 2 सहाफ़ियों का नाम आ रहा है और ये हैं रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन। ये वही 2 सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर जब स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग होती है तो उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, इमरान ख़ान और पाकिस्तान के मामलात से मुतल्लिक़ अक्सर सवालात करते हैं और राय जानना चाहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट की। और उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं वो अक्सर एक ही जवाब दे देते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। कभी एक आधी दफ़ा ही किसी मौके के ऊपर उन्होंने कोई और बात की है, वरना जेनेरिक सा एक उनका आंसर होता है। लेकिन ये 2 सहाफ़ी कंटिन्यूसली पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान और पार्टी के हवाले से उनसे सवालात करते रहे। तो ये एक बहरहाल बात ऐसी है जो आप कह सकते हैं कि ये चीज़ शो करती है कि उनका एक गैर मामूली ताल्लुक़ तो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से या उनसे वो राब्ते में रहते हैं। लेकिन क्या ये कोई जुर्म है? ये एक हैरत अंगेज़ बात है। उसकी वजह ये है कि हर सहाफ़ी आम तौर पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ राब्तों में रहता है, उनके लीडर्स के साथ राब्तों में रहता है, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी रहा जाता है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग होते हैं वो भी सहाफ़ियों से राब्ते में रहते हैं और उनके जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं उनको कवर करने के लिए दावत भी उन्हें देते हैं। और वो तो चाहते हैं कि सहाफ़ी बात करें उनकी एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक़ और जो कुछ भी हो रहा है मामलात उनके ऊपर, उनका जो मौक़िफ़ है वो बताएं दुनिया को। तो ये तो कोई जुर्म नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन आज TV स्क्रीन्स पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक तरीके से इसको बताया जा रहा था कि रऊफ़ हसन के रायन ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन के साथ राब्ते थे, व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए जा रहे थे और उन मैसेजेस में भी
बज़ाहिर ऐसा म्यूज़िक पीछे सनसनीखेज़ 007 वाला लगा के दिखाया जा रहा था कि जैसे पता नहीं क्या उन मैसेजेस में कोई एटमी राज एक्सचेंज हो रहे हैं या कोई खुदा न खास्ता सेंसिटिव हसास मालूमात शेयर हो रही हैं। नॉर्मली जैसे सहाफ़ी से आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं तो उसी किस्म की गुफ्तगू थी उन व्हाट्सएप मैसेजेस में जो नज़र आ रही थी। बज़ाहिर तो इस गुफ्तगू में और जो पूरा एक लिंक डेवलप करके माहौल बनाया गया उससे तो बज़ाहिर ऐसा कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि रायन ग्रिम हो या मुर्तज़ा हुसैन हो, ये दोनों सहाफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जानिबदारी रखते हैं या उनको उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, ये आप ज़रूर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये कोई जुर्म है, ये बहरहाल एक अलग बात है। बाकी ये ज़रूर है कि ये ख़बर मैंने कुछ दिन पहले भी शायद आपके साथ शेयर की थी कि इन दो सहाफ़ियों ने एक ख़बर ब्रेक की थी और इनका ये कहना था कि जो इदारा है पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान का, उसके अंदर कुछ लोगों को ये ड्यूटी दी गई है कि आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं और इसके साथ साथ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, इनके अकाउंट्स को टारगेट करना है और जो इनकी तरफ से नैरेटिव आए उसको काउंटर करना है। तो ये बेसिकली उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और जो कानूनी तौर पर ज़ाहिर गलत है कि जो बाकायदा अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं वो जनाब कोई अपने फ़ेक अकाउंट्स बनाएं और फिर वो नैरेटिव का मुकाबला कर रहे हों बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर और सियासत बाकायदा कर रहे हों। तो ज़ाहिर है हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये ख़बर दुरुस्त होगी, लेकिन इन सहाफ़ियों की तरफ से ये एक बाकायदा ख़बर की तरह बताया गया और इन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि पूरा एक नेटवर्क जो है ये इस तरह से काम कर रहा है। बहरहाल इन्होंने उसके हवाले से कोई शवाहिद दिए या नहीं, ये तो अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई। अलबत्ता इदारे की तरफ से मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं उन्होंने इस ख़बर के ऊपर काफ़ी रिएक्शन भी दिया और कुछ ने तो ये तक कहा कि इन दोनों सहाफ़ियों को बाकायदा नोटिस जाएगा और इनको कानूनी चाराजोई के ज़रिए सज़ा दिलवाई जाएगी क्योंकि इन्होंने पूरा आर्मी इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। तो इनके ऊपर हम हर्जाना दायर करेंगे और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये ख़बर ज़रूर आई, लेकिन क्या वो कार्रवाई शुरू हुई कानूनी तौर पर, वो अभी तक हमें समझ नहीं आया कि वो कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। लेकिन उसके बाद हमने ये ख़बर ज़रूर देखी कि रऊफ़ हसन के उनके साथ मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं और वो जी उनके कहने के ऊपर कोई बात करते हैं या उनको कवरेज देते हैं या कोई वहाँ पे PTI के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अब काफ़ी दिलचस्प हो गई बात कि वो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर तो हमें कोई चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन उल्टा रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनके नॉर्मल से एक बात है कि मतलब अब मेरे भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स के साथ राब्ते भी हो सकते हैं। हम ख़बर बाजू का तस्दीक करने के लिए उनसे रब्ता भी करते हैं कि भाई ये ख़बर आ रही है, इसकी कोई तस्दीक कर दें, तरदीद कर दें, जो भी आपका मौक़िफ़ है वो सामने ले आएँ। तो इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई सहाफ़ी के राब्ते नहीं होंगे। हमारे तो सहाफ़ियों के तो ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से भी होते हैं, अफवाज पाकिस्तान में भी होते हैं, मुख्तलिफ़ महकमों में होते हैं राब्ते। और इवन आप ये देखें सहाफ़ी तो दहशतगर्दों तक के जाके इंटरव्यूज़ कर लेते हैं और उनको उस तक भी रसाई होती है। तो अगर ये आप कहें कि जी ये क्यों है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका पार्ट होते हैं या वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक स्टोरी है, इसके ऊपर अब किस तरह बिहेव कर रहे हैं सब टीवी चैनल्स, फ़िलहाल तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर इसके अलावा कोई सबूत हैं तो वो फिर उस पर बात हो सकती है, लेकिन कम से कम जो सबूत अभी तक सामने आए हैं जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें तो बिल्कुल कोई इतना सब्सटेंस नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम साहब के ऊपर, और पहले तो इनको तब्दील किया गया था। ये इमरान खान साहब के जो असीरी के टाइम पे उस वक्त से ही इनके साथ काम कर रहे थे और उसके बाद कुछ हफ्तों पहले उन्हें चेंज कर दिया गया था। उस वक्त भी ये खबरें आई थी कि मुबैना तौर पर वो उनको कोई बेहतर सलूक कर रहे थे, इस वजह से उन्हें हटाया गया। उसके बाद फिर ये खबर आई कि जी उन्हें ना सिर्फ हटा दिया गया बल्कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब गिरफ़्तार अगर वो होते तो फिर उन्हें प्रोड्यूस किया जाता किसी कोर्ट में, वहाँ पे नहीं पेश किया गया, जिसके बाद उनकी फ़ैमिली ने अब बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है उनकी बाजियाबी के लिए कि उनका कोई पता आता ही नहीं है। अलबत्ता उनसे मुतल्लिक ख़बरें ज़रूर हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से कि जी वो किस किस तरह प्रोवाइड कर रहे थे सहूलत कारी इमरान खान साहब के लिए। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि जी वो जो मुख्तलिफ़ खाना बनता था वो भी पहले अपने कमरे में उसको टेस्ट करते थे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को वो खाना प्रोवाइड होता था, वो किसी को उसमें इंटरफेयर नहीं करने देते थे। कुछ लोगों का कहना है
कि जो बाहर उनके मुख्तलिफ राब्ते थे, चाहे वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल सहाफ़ियों से हों, जराइद से हों, या फिर इवन अब तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद और बाकी जो दीगर मामलात हैं उनसे भी कहीं बाहर जिन भी लोगों से राब्ते थे वो भी उन्हीं के थ्रू हो रहे थे, और वो इस सिलसिले में इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर फैसिलिटेट कर रहे थे। इस वजह से अब उनको हिरासत में भी ले लिया गया और कुछ मज़ीद अफसरान को भी हिरासत में लिए जाने की इत्तलात है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है, इसलिए कि हर वक्त तो हम ये देख रहे होते हैं कि बड़ी सख्त निगरानी है। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि जी इतने कैमरे लगे हुए हैं इमरान खान साहब के, सर्विलेंस इतनी टाइट है हर जगह उनके सेल में, और जहाँ जहाँ वो समातें होती हैं अदालत में, हर जगह पर कैमरे मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब की सहूलतकारी करना तो मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि ना वो उस तरीके से अपने वकला से बात कर सकते हैं, ना उन्हें कोई कागज़ कलम लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। और हमने ये देखा भी है कि कई दफ़ा वकला पॉइंट्स हाथों पर लिख कर लाए होते हैं और वहाँ से वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर पीटीआई के जो वकला हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं अडयाला जेल के बाहर। तो ऐसे में अगर वो कोई सहूलतकारी कर रहे थे, तो अगर इतनी भी वो सहूलतकारी नहीं कर सके, जो कि एक राइट भी था वैसे, कागज़ कलम ले जाना ये तो कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल पीटीआई का मौक़िफ़ ये कि हम पे तो उल्टा सख्ती ज़्यादा हुई हुई है, कौन सी सहूलतें दी हुई थी उन्होंने भी। लेकिन बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये कि कुछ उसमें ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है बहरहाल जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया, और उसके बाद ये भी फ़ैसला किया गया है कि अब कोई एक फ़िक्स बंदा वहाँ पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि स्टाफ चेंज होता रहेगा। ये भी एक बेसिकली इस बात का भी शाखसाना है कि अगर वाकई कोई सहूलतकारी कर रहा है या आगे भी इन्हें ख़तरा है तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह इंटरेस्टिंग है कि इसका मतलब इन्हें भी पता है कि लोग बहुत अंदर से भी ऐसे हैं जो कि ख़ुद पीटीआई या इमरान खान के सपोर्टर हैं, और फिर अगर उन्हें कहीं किसी मौके पे अगर ज़रूरत महसूस होती है या वो कर पाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी उनको फैसिलिटेट करें। तो ये भी अब इन्हें ख़तरा अपने लोगों से ही अंदर में कहीं हो चुका है। बहरहाल असल बात यह है कि सबसे पहले तो मोहम्मद अकरम साहब को आपको मंजर पर लाना चाहिए, मंजर आम पर लेकर आएँ, और फिर देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इंकशाफात मज़ीद होते हैं, उसके बाद ही कुछ खबर इस बारे में आ सकेगी। इसी तरह जो और भी ये अब साबिक आईजी जेल खाना जात जो हैं शाहिद सलीम बेग, इनको भी गिरफ़्तार करने की खबरें आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें उसी कड़ी से जाके जुड़ी हुई हैं। अब आ जाते हैं जी इस मामले की तरफ कि एक और सीट देने की तैयारी है PMLN को। NA 97 तांदलियाँ का ये हल्का है, और यहाँ पर अब फिर से ये सीट जो है रिकाउंटिंग में मेरा ख्याल है इसका इशू था, और इसको भी फिक्स कर लिया गया समाअत के लिए। 2 रुकनी बेंच बनाया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का, और इन दोनों जज साहिबान के हवाले से यही कहा जाता है कि ये काजी साहब के मौक़िफ़ के करीब तर हैं, उनके हम ख्याल बेंचेस में होते हैं अक्सर, तो उनके नाम सामने आने के बाद ही ये भी बड़ा अफसोसनाक मरहला है हमारी अदलिया के लिए कि जैसे ही बेंचेस का नाम सामने आता है तो फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ैसला क्या होने वाला है। अब जिस किसी ने भी ये खबर जो है वो दी है, साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि लें जी एक और नशिस्त जो है वो पीटीआई की गई और PMLN को मिलने वाली। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सभी फिक्स हुआ है, अभी समाअत एक भी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि जी चूँकि बेंच ये बन गया लिहाजा ये भी गई नशिस्त। अब अगर इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करना शुरू हो जाएं तो इस तरह तो एक एक करके आप सारी नशिस्तें पीटीआई की PMLN को देते चले जाएं, कौन रोकने वाला है। ये कितनी शर्मनाक बात है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि वैसे ये सारा झंझट करने की ज़रूरत ही क्या थी, जहाँ आपने पहले इलेक्शन के दिन इतने फॉर्म 47 बांटे हैं रेवड़ियों की तरह, तो वहाँ पर ये जो 80-90 नशिस्तें मिली थी पीटीआई को, ये वाली भी तरद्दुद ना करते और इनके भी जाली फॉर्म 47 बनाकर वो भी PMLN और बाकी जमातों को दे देते, ताकि ये कम से कम रौला 45, 47 मैंडेट चोरी, ये वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इधर उधर ये सारा खपखाना ही ख़त्म हो जाता। आपको पता होता कि PMLN ने क्लीन स्वीप कर लिया है, तो जहाँ इतने जाली झूठे 47 के फॉर्म बनाए हैं, नोटिफिकेशन उनकी कामयाबियों के जारी किए हैं, तो वहाँ चंद और कर देते ताकि ये झंझट ही ख़त्म होता। अब देखिए ना कितनी मुसीबत बनी हुई है कि 2/3 मेजॉरिटी पूरी करने के लिए 13 नशिस्तें भी और चाहिए, और अब कितनी बेदर्दी के साथ, खुली दहशतगर्दी के साथ, अब क्या अब इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि किस तरीके से बेहंगम तरीके से ये जो नशिस्तें हैं ये आप उनसे छीनेंगे, तो इसके ऊपर अब क्या बंदा बात करे। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और फिर जब कोई तनकीद करता है तो फिर सब कहते हैं कि जी ये
वन साइडेड बात है। अब इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहें कि 10-10 हज़ार डबल स्टैम्प करके वोट आप करके चले जाएं जनाब के ये सारे वोट जो है सिर्फ पीटीआई वालों के ही मुस्तरद हो गए, तो उस पर बंदा अब क्या करे। कोई पाकिस्तान में वोटर इतना पागल है कि वो 2-2 दफ़ा स्टैंप लगाए। सबको पता है कि एक दफ़ा स्टैंप लगती है। मैक्सिमम कोई बहुत ही अगर हों कि नहीं है तो ये कि वो फोल्ड करते हुए थोड़ा बहुत इंक इधर उधर लग गई, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। या कोई सही स्टैंप नहीं कर सका, हाथ हिल गया तो कोई दरमियान में करके स्टैंप कर दिया। इस तरह के वोट तो मुस्तरद हों तो समझ में आ रहा है, लेकिन 2-2 बाकायदा ठप्पे लगे हुए हैं। किसको नहीं पता कि 2-2 ठप्पे नहीं लगाने। तो ये सारी जो धोखेबाजी है अब ये बड़ी ऑब्वियस है, इसके ऊपर कवर नहीं हो पा रहा, चाहे आप इसको जो मर्जी रंग दे दें। और फिर जब बेंचेस इस तरह के बनते हैं फिर भी सवाल उठते हैं। अब तो वैसे मामला 3 रुकनी कमेटी में जाता है, फिर क्यों ये मसला है कि सिर्फ इस टाइप के जितने भी PMLN या PTI के वर्सेस जो ये केसेस हैं इलेक्शंस के, ये क्यों इस तरह के बेंचेस में जा रहे हैं, अपने आप में भी एक सवाल है। बहरहाल अब बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी PTI की जो सीट है वो PMLN को दे दी जाएगी। आखिर में थोड़ी बात कर लेते हैं कि हामिद मीर साहब एक और पिटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं। और बेसिकली वो पिटिशन इसलिए है कि इंटरनेट पूरे मुल्क में ही इस वक्त बड़ी बुरी तरह से मुतासर है, स्लो कर दिया गया है और इसलिए लोगों को आपस में रब्ता करने में भी मुश्किल है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये कि आपको जैसे कि मालूम है कि अब बिज़नेस का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, IT इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जब आप इंटरनेट की स्पीड कम कर देते हैं, फायर वॉल लगाकर तमाम चीज़ों को आप किसी ना किसी तरह मुतासर कर रहे हैं, तो उस सूरत में हो क्या रहा है कि लोगों का बिज़नेस ख़त्म हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं यहाँ से बिज़नेस वाइंड अप कर रही हैं। और अब जो नौजवान है हमारा वो तो आजकल वैसे ही ज़्यादातर इसी तरह यानी ऑनलाइन बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मईशत को बड़ा गहरा नुकसान हो रहा है और जो एक दिक्कत है लोगों को आपस में राब्ते के लिए, वो एक अलग बात है। हामिद मीर साहब ने अब इस सारे मामले को पिटिशन की सूरत में फ़ाइल कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे भी ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये जो आपका राब्ते का ज़रिया है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, ये तो आपका आइन जो है इंश्योर करता है। तो आप इसके ख़िलाफ़ जो भी कदम उठाते हैं वो फिर आपके जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उसके ख़िलाफ़ जाता है। तो अब हामिद मीर साहब इसको लेकर चले गए, लेकिन वैसे मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे इसमें कोई खातिर ख्वाह इतना नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत हौसला अफजा इसमें से नतीजा निकलेगा। उसकी वजह ये कि इससे पहले हम देख रहे हैं कि 5 महीने हो चले हैं तकरीबन कि एक्स की जो बंदिश थी उसको भी चैलेंज किया गया था और हर हाई कोर्ट में किया गया था। पेशावर में इसका अलग चल रहा है कि इस्लामाबाद में अलग चल रहा है, सिंध में अलग चल रहा है, लाहौर में अलग चल रहा है। तो उसके बावजूद भी कोई भी अभी तक हाई कोर्ट इस एक्स की बंदिश को ख़त्म नहीं करवा सकी और एक्स स्टिल पाकिस्तान में बंद है। तो इसी तरह से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इंटरनेट की बंदिश या उसको स्लो डाउन करने के हवाले से भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो सकेगी। एक अंदाजे के मुताबिक कोई $300 मिलियन का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुतासिर हो रहा है। और अब आप देखिए कि लोग फिर क्या करें। अब लोग सड़कों पर आ रहेंगे, एहतजाज करेंगे, तो फिर आप उनको डंडे मारेंगे कि ये इंतशार फैला रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जब रोज़गार छीनेंगे और लोगों को इस तरीके से आप माशी तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर लोग किधर जाएंगे। महंगाई उरूज पर है और जहां लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट ज़रियों से कुछ अपनी इनकम में इजाफा कर लें, तो वहाँ पर आप लोगों का वो रास्ता भी बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा। लेकिन अफसोस की बात है, ज़ाहिर मुझे नहीं इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद कि कुछ होगा। पहले तो खैर गवर्नमेंट ऑन ही नहीं कर रही थी कि जी हम किसी तरह मुलव्वस है इंटरनेट की बंदिश में, बल्कि वो तो कह रहे थे कि जी हम हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बड़े मुश्किल से जाकर कहीं ये माने हैं कि हाँ जी हमारी तरफ से बंदिश है, वरना पहले तो ये इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे। और उसका भी अजीबोगरीब एक मज़हका खेज़ सा बहाना बनाया हुआ था कि पता नहीं फाइबर हम लोग कौन से फाइबर वॉल मुँह से ऐसा निकलता है, साइबर हमलों से बचने के लिए जो है वो इंटरनेट को स्लो किया गया और पता नहीं क्या, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है बात में। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। बहरहाल बेसिकली वही बात है कि खौफ है, इंटरनेट खुला होता है, राब्ते जब लोग ज़्यादा कर पाते हैं, इन्हें खौफ आता है कि एक नैरेटिव जो इनसे पहले ही अपने तौर पे बन नहीं रहा तो उसको कैसे काउंटर करना है। फिर वही बात कि लोग जो किस तरीके से एक नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो राब्ते के ज़रिए ही ख़त्म कर दिए जाएँ तो शायद वो नज़रिया ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ये वैसे एक भूल ही है। सबको पता है कि जब कोई लोगों के जहन में सोच पनप ले तो फिर उसके बाद आप दरवाज़े बंद करें, राब्ते बंद करें, टीवी बंद करें, अखबारात बंद करें, वो फिर मामला रुकता नहीं है। बल्कि मुझे तो लग रहा है, जैसे मैंने कई दफ़ा पहले इस खदशे का इजहार किया है,
कि अभी तो लोग अपनी भड़ास कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया ऐप पर निकाल लेते हैं, कोई कुछ तरीके से अपने बिजी रहता है तो उसमें वक्त गुजर जाता है। लेकिन अगर आप ये जो एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का ज़रिया है वो भी ख़त्म कर देते हैं तो फिर उसके बाद लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। फिर वही होता है जो बांग्लादेश में हुआ, वहाँ पे भी सारा कुछ बंद कर दिया था शेख हसीना ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली जो लोग पहले घरों में बैठ के एहतजाज करते थे वो अब बाहर सड़कों पर आकर एहतजाज करने लगे और फिर आखिरकार हुकूमत को जाना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल अभी तक हमारे यहाँ जो मॉडल फॉलो हो रहा है वो यही है कि बंद कर दो, ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत के ज़ोर पर ही लोगों को रोको। देखते हैं कितनी देर चलता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।